हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस बाराहाट और गाइडेंस क्लासेस रजौन में बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग कल के तरह ही 2026 के 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल कंप्लीट किया था और हमें उम्मीद है कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। तो आज हम लोग बगैर कोई देरी किए हुए आज के पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के स्राव को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है। इसका कारक अवयव हो सकता है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि तंबाकू में वो कौन सा अवयव है, कौन सा कारक है जिसके तंबाकू के ज्यादा सेवन करने से हमारे शरीर में एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन के स्राव को ये प्रेरित करता है। आपको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन है, इसका स्राव हमारे बॉडी के एड्रीनल ग्लैंड से होता है। इस एड्रेनलिन हार्मोन को एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन को नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। जो तंबाकू के ज्यादा सेवन करने से, चूंकि उसमें तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर भी निकोटीन हो जाएगा। तो तंबाकू के पौधों में पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है और इस तंबाकू के ज्यादा सेवन करने से हमारे शरीर की जो एड्रीनल ग्लैंड है वो उद्दीपित हो जाती है और उससे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव ज्यादा मात्रा में होने लगता है और ये ब्लड में मुक्त होती है, जिससे हमारे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है हमारे शरीर में। इसलिए तंबाकू का ज्यादा सेवन करना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा निकोटीन। तो याद रखेंगे इसे। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव कहां से होता है, तो इसका आंसर याद रखेंगे एड्रीनल ग्लैंड से। नॉर एड्रेनलिन का भी स्राव वहीं से होता है, इसको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। तो तंबाकू के पौधों में निकोटीन के पाए जाने के कारण इनका स्राव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका आंसर हो जाएगा निकोटीन। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मैक एक नशीला पदार्थ है जो प्राप्त होता है। आपको थोड़ा सा ये बता देना चाहते हैं कि जो स्मैक है इसको हम लोग हेरोइन के नाम से भी जानते हैं और इसी को रासायनिक रूप से डाइएसिटिल मॉर्फिन के नाम से भी जाना जाता है। जो स्मैक है उसको हम लोग हेरोइन या डाइएसिटिल मॉर्फिन के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में जो स्मैक या हेरोइन या डाइएसिटिल मॉर्फिन ये एक प्रकार का ड्रग्स है। ये एक अवसादक ड्रग्स है। ड्रग्स 3 प्रकार का होता है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स। तो जो स्मैक है ये ओपियोइड्स के अंतर्गत आता है और इसकी जो प्राप्ति होती है वो पेपेवर सोमनिफेरम की लेटेक्स से होती है। जो पेपेवर सोमनिफेरम है ये पॉपी या पोस्ता के पौधे को कहते हैं। अगर साधारण भाषा में कहें तो पेपेवर सोमनिफेरम वही है जिसको हम लोग पोस्ता दाना कहते हैं। पोस्ता दाना के पौधे से इसकी प्राप्ति होती है, धतूरा के फूल से इसकी प्राप्ति नहीं होती। तीसरा ऑप्शन जो है कैनबिस सटाइवा की पत्ती से। कैनबिस सटाइवा को हम लोग साधारण भाषा में भांग का पौधा भी बोलते हैं। इससे मतलब कैनबिस सटाइवा के पौधे से जो है कैनाबिनॉइड्स की प्राप्ति होती है। कैनाबिनॉइड्स की प्राप्ति होती है और एक जो ये इरिथ्रोजैलम है इससे कोका एल्कलॉइड्स की प्राप्ति होती है। कोका एल्कलॉइड्स को हम लोग सामान्य रूप से कोकिन या क्रैक, इसको जो है क्या कहते हैं लोग, कोकिन या क्रैक के नाम से भी जाना जाता है। ये सब के सब क्या है, ड्रग्स हैं, अवसादक ड्रग्स हैं। तो स्मैक की प्राप्ति पेपेवर सोमनिफेरम्स की लेटेक्स से होती है। स्मैक को ही हम लोग हेरोइन या रासायनिक रूप से डाइएसिटिल मॉर्फिन कहते हैं। इसमें और इसे ही हम लोग ओपियोइड्स भी कहते हैं, अर्थात ये ओपियोइड्स है। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन लिया जाता है कि ओपियोइड्स की प्राप्ति किससे होती है, तो पेपेवर सोमनिफेरम से ही ओपियोइड्स की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अब हम लोग क्वेश्चन इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट्स भी कर लें। इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी बन सकता है। और जैसे स्मैक को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है,
तो डायएसिटिलीन मॉर्फिन कहेंगे। स्मैक या हेरोइन की प्राप्ति किससे होती है, इसका भी आंसर यही होगा। तो स्मैक को ही हम लोग हेरोइन या रासायनिक रूप से डायएसिटिलीन मॉर्फिन कहते हैं। इसी को ओपियाइड्स भी कहा जाता है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन सी ग्रंथि, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सी ग्रंथि, ग्रंथि को हम लोग ग्लैंड, GLAND, ग्लैंड भी बोलते हैं। ग्लैंड आप जानते हैं 3 तरह का होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड। तो यहाँ पे बात क्या बात कर रहे हैं, देखिए निम्न में से कौन सी ग्रंथि जन्म के समय बड़ी आकार की होती है, जन्म के समय बड़ी आकार की होती है, मतलब साइज में ये बड़ी होती है, बड़ी आकार की होती है, आकार की होती है। तो जन्म के समय इसकी जो आकार है, जो साइज है, वो क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ यह छोटी होती जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ यह आकार में छोटी होती जाती है। मतलब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, इस ऑप्शन में से आपको बताना है कि यहाँ पर जो ऑप्शंस है इसमें वह कौन सी ग्रंथि है जो जन्म के समय तो आकार में बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है ये आकार में छोटी होती जाती है। तो पहला ऑप्शन जैसे एक है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। दूसरा बी नंबर जो ऑप्शन है वो है हमारा पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और जो तीसरा सी ऑप्शन है उसका नाम है पीनियल ग्रंथि हो गया, दूसरा पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। और जो डी नंबर ऑप्शन है, पहला डी नंबर ऑप्शन में आप याद रखेंगे थायराइड ग्रंथि, जैसे ऑप्शन दे रहे हैं थायराइड। यहाँ पे कोई भी ग्रंथि हो सकता है, बहुत सारा ग्रंथि हमारे शरीर में। इन 4 में से आपको बताना है कि वो कौन सी ग्रंथि है जो जन्म के समय तो आकार में साइज में बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, अर्थात हमारे एज होता जाता है, वैसे वैसे उसका आकार छोटा होते जाता है और मिडिल एज आते आते लगभग वो ग्लैंड्स क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है बॉडी में। तो उसका जो सही आंसर होगा वो है थाइमस ग्रंथि। क्या है? थाइमस ग्रंथि। ये थाइमस ग्रंथि एक ऐसा ग्लैंड है हमारे बॉडी में जो कि जन्म के समय साइज में बड़ा होता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये धीरे धीरे क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है। थाइमस ग्रंथि टी लिम्फोसाइट्स वगैरह के लिए बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये एक प्रकार का जो थाइमस ग्रंथि है, लिम्फोइड ऑर्गेन्स भी है हमारे शरीर में, लसिकाभ अंग है, प्राथमिक लसिकाभ अंग का एक उदाहरण भी है थाइमस ग्रंथि। हमारे बॉडी में लसिकाभ अंग 2 तरह के होते हैं, एक प्राथमिक लसिकाभ अंग और एक होता है द्वितीयक लसिकाभ अंग। तो प्राथमिक लसिकाभ अंग का उदाहरण जो होता है थाइमस ग्रंथि, और एक एग्जांपल होता है हमारा अस्थि मज्जा, बोन मैरो। बाकी द्वितीयक लसिकाभ अंग में हमारे जैसे छोटी आंत में जो पेयर पैचेस हैं, हमारे टॉन्सिल्स हैं, कभी कभी अपेंडिक्स को भी उसमें काउंट किया जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, थाइमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसको मिटाते हैं, इसका नोट्स कर लीजिए आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, तो याद रखेंगे कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो आकार में छोटी होती जाती है। तो वो एक ही ग्रंथि है जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एड्स का संचरण, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से एड्स, AIDS, एड्स का संचरण, एड्स का संचरण, निम्न में से एड्स का संचरण का माध्यम नहीं है, संचरण का माध्यम
नहीं है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है। कल कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स के करके बताया था कि मतलब सर छोटा दिखता है बोर्ड पे, आज मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा लिखे हैं तो साफ साफ दिखेगा। तो क्वेश्चन ये है कि निम्न में से एड्स का संचरण का माध्यम नहीं है। 4 ऑप्शन देते हैं। अब देखिए एड्स के संचरण का माध्यम नहीं है वो ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है दूषित दूषित रक्त आधान से। दूषित रक्त आधान से। बी नंबर ऑप्शन है संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से। संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से। ऑप्शन नंबर सी है संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से। और ऑप्शन नंबर डी है संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से। तो आपको बताना है इन 4 में से किसके द्वारा एड्स का संचरण नहीं होता, मतलब एड्स का फैलाव नहीं होता। तो एड्स का संचरण इन 4 में से किसके द्वारा नहीं होता, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से। मतलब संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से एड्स का संचरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एड्स जो है एक संक्रामक बीमारी नहीं है। एड्स संक्रामक बीमारी नहीं है। हाथ मिलाने से, गले मिलने से, एक दूसरे के कपड़े पहनने से वो रोग फैलता है जो संक्रामक रोग हो। तो एड्स तो संक्रामक रोग है नहीं। तो एड्स जब संक्रामक रोग है नहीं तो संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता। बाकी अगर संक्रमित व्यक्ति से रक्त को लेकर किसी स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए तो उसको एड्स हो सकता है। संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से। संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग का मतलब हो गया कि अगर किसी संक्रमित व्यक्ति को जिस निडल से सुई पड़ा है वही सुई से किसी और स्वस्थ व्यक्ति को अगर सुई दे दिया जाए तो उसको भी क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। और संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिला से एड्स नहीं होगा क्योंकि स्पष्ट है कि एड्स जो है संक्रामक बीमारी या रोग नहीं है। चौथा ऑप्शन है संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क करने से। मुख्य कारण तो यही है, ये तो होगा, ये वाला नहीं होगा इसमें। तो एड्स का संचरण किसके माध्यम से नहीं होता, तो संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से एड्स का संचरण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जो है घातक ट्यूमर में कोशिका। क्वेश्चन नंबर 5 घातक ट्यूमर में कोशिका, जिसको हम लोग, जो घातक ट्यूमर है इसको हम लोग दुर्दम अवरुद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो घातक ट्यूमर में कोशिका या कोशिकाएं फैलती है। तो जो घातक ट्यूमर्स होता है उसमें कोशिकाएं क्या होती है, फैलती है, तेजी से बढ़ती है, तेजी से बढ़ती है और नए ट्यूमर बनाने के लिए नए ट्यूमर या गांठ बनाने के लिए, मतलब जो घातक ट्यूमर में कोशिकाएं फैलती है, तेजी से बढ़ती है और नए ट्यूमर बनाने के लिए शरीर के अन्य हिस्से में जाती है, बनाने के लिए शरीर के अन्य हिस्से में जाती है, शरीर के अन्य हिस्से में जाती है। इस चरण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब जो
क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो घातक ट्यूमर की कोशिकाएं हैं वो फैलती है, बहुत ज्यादा फैलती है, तेजी से बढ़ती भी है और नए ट्यूमर बनाने के लिए शरीर के अन्य हिस्से में जाती है और वहां नया ट्यूमर बना देती है। तो इस चरण को, इस तरह की घटना को, इस स्टेप्स को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है मेटाजीनेसिस, ऑप्शन नंबर ए है मेटाजीनेसिस, मेटाजीनेसिस, ऑप्शन नंबर ए है मेटाजीनेसिस। ऑप्शन नंबर बी है मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। और ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो है टेराटोजेनेसिस, टेराटोजीनेसिस। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है माइटोसिस, माइटोसिस। तो इसका सही आंसर आप बताएं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मेटास्टेसिस। ये अलग से भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, मेटास्टेसिस क्या है। तो जो दुर्दम अवरुद्ध या फिर घातक ट्यूमर की कोशिकाएं हैं वो बहुत तेजी से फैलती है, तेजी से बढ़ती भी है और नए ट्यूमर बनाने के लिए शरीर के अन्य हिस्सों में जाती है। इस चरण को क्या कहा जाता है? मेटास्टेसिस कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बात करेंगे, निम्न में से कौन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नंबर, 4 ऑप्शन इसमें बताना है। पहला है एनाबीना, एनाबीना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है नॉस्टक। ऑप्शन नंबर सी, पहला ऑप्शन एनाबीना, दूसरा ऑप्शन नॉस्टक, तीसरा ऑप्शन एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर। और जो डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन में है स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास या स्यूडोमोनास ऐसे लिखा जाता है। तो कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है, अर्थात कौन नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग नहीं लेता है? तो इसमें से 4 ऑप्शन में से जो स्यूडोमोनास है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग नहीं लेता है। बाकी एनाबीना, नॉस्टक और एजेटोबैक्टर जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। एक्चुअल में ये स्यूडोमोनास या स्यूडोमोनास इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये एक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। ये क्या है? डीनाइट्रीफाइंग एक बैक्टीरिया है जो अमोनिया या नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि उनके यौगिक को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है और नाइट्रोजन साइकिल को बनाए रखने में मदद करता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में भाग नहीं लेता, अर्थात नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता, बल्कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान जो नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रेट या फिर अमोनिया वगैरह बनते हैं उसको ये वापस से क्या करते हैं? नाइट्रोजन बनाने का काम कर देते हैं, मुक्त नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में भाग नहीं लेता। बाकी जो एनाबीना है, नॉस्टक है और एजेटोबैक्टर है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। जिसमें से जो एजेटोबैक्टर है ये एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है। ये एजेटोबैक्टर एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके, वायुमंडल से वायुमंडल कह सकते हैं कि वायुमंडल मतलब हवा और मिट्टी से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसे कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन के कंपाउंड में, नाइट्रेट में, अमोनिया वगैरह में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो एनाबीना और नॉस्टक है ये एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है, ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या करता है? भाग लेता है। तो ओवरऑल देखें तो एनाबीना, नॉस्टक और एजेटोबैक्टर तीनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व है, बट स्यूडोमोनास नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग नहीं लेता है। तो
तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीडोमोनास। इसमें से याद रखेंगे ये जो एनाबीना और नॉस्टक है ये साइनोबैक्टीरिया भी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से कौन साइनोबैक्टीरिया है उसे पहचाने, तो साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण आप बहुत अच्छा उदाहरण याद रखेंगे, एनाबीना और नॉस्टक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित एक क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है, गलत है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और उनमें से बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। जैसे पहला है युग्मनज, जिसको हम लोग जाइगोट भी बोलते हैं, तो युग्मनज भ्रूण। और बी नंबर जो ऑप्शन है वो है स्कूटलम, ये घास कुल या घास परिवार का बीज पत्र, स्कूटलम घास परिवार का बीज पत्र। और ऐसा है यूका, सी नंबर में यूका एक सलब की प्रजाति। और जो ऑप्शन नंबर डी है वो है आपका भ्रूणकोश 2 या 3 कोशिकीय। तो आप बताइए इसमें से गलत जोड़ी क्या है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। और ये जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर, इस ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहला ऑप्शन को अगर हम देखें तो पहला क्या लिखा हुआ, युग्मनज भ्रूण। तो स्पष्ट है कि युग्मनज से ही किसका निर्माण होता है, भ्रूण का। पहले युग्मज बनेगा यानी फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होगा और उससे फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, भ्रूण में। ये तो सही है। दूसरा स्कूटलम, घास परिवार का जो बीज पत्र होता है उसको स्कूटलम कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि घास परिवार के बीज पत्र को कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्कूटलम। ये भी सही है। यूका एक सलब की प्रजाति है। सलब एक प्रकार का कीड़ा होता है, मतलब मॉथ इसको कहा जाता है, मॉथ। ये जब रोशनी बहुत अधिक होगी, खास करके दिवाली वगैरह के समय में, ये बहुत ज्यादा उड़ता है, छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा उड़ता है। ये वो एक प्रकार का स्लग है। तो स्लग इसको परवाना भी कहा जाता है। तो स्लग एक प्रकार का कीट है, फतिंगा मॉथ वगैरह जो होता है वो उसकी एक प्रजाति है यूका। ये भी सही है। भ्रूणकोश एक्चुअल में हम लोग तो पढ़े थे, जो भ्रूणकोश होता है इस तरह से एक भ्रूणकोश है, ये 3 कोशिकाओं का समूह ऊपर में होता है, 3 कोशिकाओं का समूह यहाँ होता है। इसमें से एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका, ऊपर वाला जो 3 कोशिका है इसको हम लोग प्रतिवेशांत या प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल बोलते हैं। और बीच में एक कोशिका होती है, इसमें 2 केंद्रक होते हैं जो आपस में फ्यूज होकर के द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। इसको हम लोग केंद्रीय कोशिका बोलते हैं। टोटल ओवरऑल इसमें 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होती है। अर्थात भ्रूणकोश की जो संरचना होती है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की होती है, जो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, भ्रूणकोश 2 या 3 कोशिकीय होती है। तो ये गलत है, बाकी सब क्या है, सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, भ्रूणकोश। क्योंकि भ्रूणकोश जो होता है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वाला तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्कूटुलम, जो घास परिवार का बीज पत्र है उसको क्या कहते हैं, स्कूटुलम। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त करने के लिए, जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त करने के लिए, जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त करने के लिए
किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मतलब चार ऑप्शंस दिए देंगे यहाँ पे। पहला ऑप्शन मतलब क्वेश्चन ये है कि जीवाणु कोशिका से अगर हमें किसी डीएनए को प्राप्त करना है तो उसके लिए हम लोग किस एंजाइम का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है सेलुलेज, सेलुलेज। फिर बी नंबर ऑप्शन है हमारा पैक्टिनेज, पैक्टिनेज। और सी नंबर ऑप्शन है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। और ऑप्शन नंबर डी जो है इसको हम लोग बोलते हैं काइटिनेज, मतलब ऑप्शन दे रहे हैं काइटिनेज। तो आपको ये बताना है कि ये जो जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त करने के लिए हम लोग उसकी जो कोशिका भित्ति है उसको गलाने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं ताकि उसके अंदर से हम लोग क्या कर सकें, डीएनए को निकाल सकें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जीवाणु कोशिका से डीएनए को प्राप्त करने के लिए जिस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है उसका आंसर होगा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। बाकी जो सेलुलेज है, अगर पादप कोशिका से डीएनए को निकालना है तो पादप कोशिका से डीएनए को निकालने के लिए हम लोग सेलुलेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से कवक की जो कोशिका होती है वो काइटिन की बनी होती है और उससे अगर हमें डीएनए को निकालना है अर्थात कवक की कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए हम लोग काइटिनेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। बाकी जो पैक्टिनेज एंजाइम है, ठीक है, इसका जो ज्यादातर उपयोग होता है ये फलों के रस को साफ करने के लिए, उसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए हम लोग पैक्टिनेज एंजाइम की मतलब का उपयोग करते हैं, जिसकी प्राप्ति स्पर्जिलस नाइजर नामक कवक से की जाती है। तो इसके बारे में और डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग क्लास में, ऑब्जेक्टिव सिर्फ करा रहे हैं। तो जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त करने के लिए जिस एंजाइम का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है, लाइसोजाइम। अगर कवक की कोशिका भित्ति से करना है तो काइटिनेज, और अगर पादप की कोशिका से करना है तो सेल्यूलेज। एक और यहाँ से याद रखिएगा कि जो काइटिनेज है ये कवक की कोशिका भित्ति, कवक की जो कोशिका भित्ति वो किसकी बनी होती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो वो काइटिन की बनी होती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ये नोट्स कर लीजिएगा। और ये जो पैक्टिनेज है इसकी प्राप्ति स्पर्जिलस नाइजर नामक कवक से होती है, जिसका प्रयोग फलों के रस को साफ करने और उसके खारापन या कड़वाहट को दूर करने के लिए पैक्टिनेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, लाइसोजाइम से आप नोट्स कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मिटाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी लिखने वाले हैं हम लोग, उस क्वेश्चन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा रोग है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा स्वप्रतिरक्षा रोग है, कौन सा स्वप्रतिरक्षा रोग, इसको इंग्लिश में ऑटो इम्यून डिजीज, AUTOIMMUNE डिजीज है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑप्शन नंबर बी है एड्स, ऑप्शन नंबर सी है कैंसर, ऑप्शन नंबर डी है टाइफाइड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है स्वप्रतिरक्षा रोग का एग्जाम्पल है।
हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्व प्रतिरक्षा रोग एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, जब हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही शरीर की कोशिकाओं या उत्तकों पर हमला कर दे, अर्थात उसको मारने लगे, तो उस तरह की कंडीशन को क्या कहा जाता है? स्व प्रतिरक्षा रोग कहा जाता है। समझ में आ गया? मतलब स्व प्रतिरक्षा रोग वह रोग है जिसमें शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, खुद के स्वस्थ कोशिका को या उत्तकों को मारना शुरू कर देती है या उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इस तरह के रोग को क्या कहा जाता है? स्व प्रतिरक्षा रोग कहा जाता है। तो स्व प्रतिरक्षा रोग का जो बहुत अच्छा उदाहरण है रूमेटाइड अर्थराइटिस, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग गठिया रोग भी कहते हैं। सामान्य भाषा में गठिया रोग भी कहते हैं, या फिर घुटने का सूजन भी कहा जाता है इसको, जोड़ जोड़ में दर्द होने लगता है। तो रूमेटाइटिस अर्थराइटिस उसी का उदाहरण है, जिसमें शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वो खुद के स्वस्थ कोशिकाओं के ऊपर या उत्तकों के ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो डैमेज हो जाता है, उसमें सूजन वगैरह आ जाती है, बहुत दर्द होने लगता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो रूमेटाइटिस अर्थराइटिस हो जाएगा। इसको हम लोग गठिया रोग भी कहते हैं। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं स्व प्रतिरक्षा रोग के। स्व प्रतिरक्षा रोग का एक और उदाहरण, जो सामान्य उदाहरण जो है वो टाइप 1 डायबिटीज। अब ये जो डायबिटीज है, इसमें जो टाइप 1 डायबिटीज जो है 3 तरह का होता है। डायबिटीज एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज, और एक होता है सगर्भता डायबिटीज। मतलब गर्भ के दौरान जो फीमेल्स वगैरह के अंदर डायबिटीज हो जाते हैं उसको हम लोग सगर्भता डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। टाइप 1 टाइप का जो डायबिटीज है वो भी किसका उदाहरण है? स्व प्रतिरक्षा रोग का, जिसमें शरीर में जो इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी है वो लगभग खत्म हो जाती है, या बहुत क्षमता कम हो जाती है इसकी, नहीं बना पाता है इंसुलिन। तो जो टाइप 1 टाइप्स का जो डायबिटीज है वो किसका उदाहरण है? स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। और एक उदाहरण ये है रूमेटाइड अर्थराइटिस। ये भी इसका, अगर मान लीजिए यहाँ पे रूमेटाइटिस अर्थराइटिस नहीं है तो टाइप 1 टाइप का डायबिटीज भी इसका उदाहरण हो सकता है। तो 2 उदाहरण याद रखिएगा इसका, स्व प्रतिरक्षा रोग का, रूमेटाइड अर्थराइटिस। कभी कभी ये 2 नंबर में क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि स्व प्रतिरक्षा रोग है क्या। तो इसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। बस अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि जब हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, अपने ही शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं और उत्तकों पर हमला कर देती है, तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है, उससे जो रोग उत्पन्न होता है शरीर में, उसी को क्या कहा जाता है? स्व प्रतिरक्षा रोग। इसका आंसर हो जाएगा रूमेटाइड अर्थराइटिस। अब जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कपड़ों या वसा, उतार लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है कपड़ों या वसा, कपड़ों या कपड़ों से वसा या तेल के दाग धब्बे को हटाने के लिए कपड़ों से वसा या तेल के दाग धब्बे को हटाने के लिए किस एंजाइम का उपयोग होता है? किस एंजाइम का उपयोग होता है? किस एंजाइम का उपयोग होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेप्टोकाइनेज, ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम्स, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है पैक्टिनेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी है लाइपेज, और ऑप्शन नंबर डी में स्टेटिन। तो कपड़ों से तेल या वसा के धब्बे को हटाने के लिए हम लोग जिस एंजाइम का प्रयोग करते हैं वो है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम जिनकी कैंडिडा लिपोलाइटिक नामक कवक से इसकी प्राप्ति होती है। और एक जो ये पहला ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, इसकी प्राप्ति जो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से होती है। पैक्टिनेज एंजाइम
की प्राप्ति स्पर्जीलस नाइजर नामक कवक से होती है, जिसका उपयोग हम लोग अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। इसका उपयोग फलों के रस को साफ करने या उसके कड़वाहट को दूर करने के लिए किया जाता है। जो लाइपेज एंजाइम है, जो कैंडिडा लिपोलाइटिक नामक कवक से इसकी प्राप्ति होती है, इसका उपयोग कपड़ों में लगे वसा या तेल के धब्बे को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेज। ये जो स्टेटिन है, ये एक जैव सक्रिय अणु होता है, जैव सक्रिय अणु होता है जिसका उपयोग ब्लड क्लॉटिंग को दूर करने के लिए किया जाता है। ब्लड में जो क्लॉट हो जाता है जगह जगह पर, उस क्लॉट को तोड़ने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं स्टेटिन का। ये एक जैव सक्रिय अणु है। आज के लिए हम लोग 10 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। कल फिर हम लोग पार्ट 3 लेके आएंगे, उसमें फिर कुछ क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा लगता है, आप लोग कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइडेंस क्लासेस रजौन बाय एमडी साहेब सर के नाम से हमारा चैनल चलता है, उसे आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर बजाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट।